तो हमारे जो 7th यूनिट है उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहली बात तो ये है कि ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो केमिस्ट्री का व्यू तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सी एक बात है। दूसरा चीज ये है इसके अंदर कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स है वो इतने आसान है कि अगर तुम्हें थ्योरी के पॉइंट अगर तुम्हें पकड़ने आ गए तो न्यूमेरिकल तुम्हें बहुत ही आसान लगेंगे। इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं, एक तो वो थ्योरी जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, और एक वो क्वेश्चंस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और एक कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल भी सारे एक तरीके के हैं, अलग तरीके के नहीं है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो वो थ्योरी जो मैं तुम्हें बोर्ड पे करवाऊंगा, उस चीज को ध्यान से देखना है, हर एक फॉर्मूले को ध्यान से पकड़ना है, लिखना है। दूसरी बात, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर 90% ग्राफ के ही क्वेश्चन है। और तीसरी चीज है इसके न्यूमेरिकल्स, सिलेक्टेड से न्यूमेरिकल्स हैं, एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल सारे करता है। ये जो चैप्टर है बहुत छोटा है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा, और ये 4 नंबर की CBSE वेटेज का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में ना रखते हुए हमें आज इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर 4 नाम है। पहला नाम है डुअल नेचर, दूसरा नाम है मैटर, और तीसरा नाम है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम वर्ड उठाते हैं रेडिएशन, फिर हम वर्ड उठाएंगे मैटर, और फिर हम इन दोनों वर्ड्स को डुअल नेचर के साथ जोड़ देंगे। यहां पर इस चैप्टर के 2 भाग हैं, एक तो रेडिएशन के बारे में और एक मैटर के बारे में। रेडिएशन का इस चैप्टर के अंदर मतलब होता है लाइट। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक तो ये बल्ब और एक ये बल्ब। एक तो तुम सारे बैठे हो बल्ब की रोशनी में, और एक मैं बल्ब को बंद करके यहाँ पर पढ़ाता हूँ। अगर ये 2 की जगह 4 बल्ब होते तो इस कमरे के अंदर गर्मी ज़्यादा होती। 4 बल्ब की जगह पर 8 बल्ब होते, 10 बल्ब होते, 20 बल्ब होते तो और भी ज़्यादा गर्मी होती। अगर सारे बल्ब अगर मैं ऑफ कर दूँ तो थोड़ी सी कंपैरिजन में गर्मी कम हो जाएगी। बल्ब के ऑन होने के कारण गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बल्ब है वहाँ से रोशनी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो कोई भी गर्म चीज होती है उसकी अंदर से रेडिएशंस निकलती है। अब जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर से भी रेडिएशंस निकलती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम उस रेडिएशन की बात नहीं करेंगे। हम उस रेडिएशन की बात करेंगे जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से निकलता है। अब जैसे कि सन है, सन से लाइट आ रही है, इसका मतलब सन से रेडिएशन आ रही है। ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, इसका मतलब बल्ब से रेडिएशन आ रही है, ठीक है। तो रेडिएशन का मतलब इस चैप्टर के अंदर लाइट है। लाइट के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं, और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो एक होता है प्रोटॉन, वो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, स्टेबल पार्टिकल होता है, हम उस प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फोटॉन्स की। फोटॉन्स होता है लाइट के अंदर पार्टिकल्स के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। अब ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, वो लाइट तुम्हारे ऊपर गिर रही है तो तुम्हें थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है। वो वार्म फील इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लाइट है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और उन फोटॉन्स के अंदर होती है एनर्जी, और उन फोटॉन्स के अंदर होता है मोमेंटम। तो जैसे जैसे ये फोटॉन तुम्हारे पास आएंगे वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करते हुए आएंगे, और जैसे ही वो फोटॉन तुम्हारी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेंगे वो अपनी सारी एनर्जी और सारा मोमेंटम तुम्हारे को दे देंगे, जिसके कारण तुम्हें अपने आप ही वार्म फील होगा, ठीक है। तो फोटॉन्स एनर्जी को कैरी करते हैं। कितनी एनर्जी को कैरी करते हैं? ये चीज तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, E = hν, पढ़ी है ना? इतनी एनर्जी को कैरी करते हैं। अब न्यू का फॉर्मूला होता है C/λ। फ्रीक्वेंसी = स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर E की वैल्यू कितनी आ गई? hc/λ। इतनी एनर्जी एक फोटॉन कैरी करता है, याद रख लो इस बात को। तो जब भी हम रेडिएशन की बात करेंगे तो इसका मतलब लाइट की बात होगी। लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स, फोटॉन एनर्जी भी कैरी करते हैं और मोमेंटम भी कैरी करते हैं, ठीक है।
अब एनर्जी इतनी कैरी करते हैं तो मोमेंटम कितना कैरी करता है? मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? P से। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/λ। इतना मोमेंटम एक फोटोन कैरी करता है। तो चाहे सन से लाइट आ रही हो, चाहे मोबाइल की रोशनी से लाइट आ रही हो, चाहे छोटे से 0 वॉट के बल्ब से लाइट आ रही हो, चाहे ये 100 वॉट के बल्ब से लाइट आ रही हो, चाहे लाइट का सोर्स कोई भी हो, अगर लाइट आ रही है तो इसका मतलब फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं विद सम एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू और विद सम मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। और जब वो किसी भी चीज के साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम वो सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। अब लाइट आ रही है, लाइट तुम्हारी बॉडी के साथ स्ट्राइक कर रही है तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम वो तुम्हारे को दे देंगे। जब तुम्हारे अंदर फोटोन की एनर्जी आ जाएगी तो तुम्हें अपने आप ही करने लगेगी। मानते हो इस बात को? तो ये तो था रेडिएशन के बारे में, जिसके बारे में हमें आधे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब बात है मैटर की। अगर मैं मैटर की डेफिनेशन बताऊं तो मैटर का मतलब होगा एक ऐसी चीज जिसका एक डायमेंशन हो, जिसकी एक लेंथ हो, जिसकी एक ब्रेड्थ हो, जिसका एक हाइट हो, जिसका एक एरिया हो, जिसका एक वॉल्यूम हो और जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब ये बोर्ड है, इस बोर्ड को क्या हम मैटर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि इस बोर्ड ने इतनी जगह को घेरा हुआ है, इसलिए हम इसको मैटर बोलते हैं। ये एक मार्कर है, क्या हम इस मार्कर को मैटर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि इस मैटर ने यहाँ की जगह घेरी हुई है, इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, जो भी है इसका डायमेंशन है। उसी तरीके से चौक है, क्या वो चौक भी एक मैटर है? मैटर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मैटर्स हैं और कोई भी मैटर है, चाहे वो छोटे से छोटा एक ईंट का टुकड़ा क्यों ना हो, वो ईंट का टुकड़ा भी एक मैटर कहलाएगा। मैटर एक ऐसी बॉडी होती है जिसका एक डायमेंशन होता है, जो एक स्पेस को घेरता है। ठीक है। अब कोई भी मैटर हो, वो मैटर नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल्स हो वो नंबर ऑफ एटम से बना होता है। और एटम के अंदर तुम सबको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यही होता है। इनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा मैटर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों में हमने क्लासिफाई कर लिया इस चैप्टर को, एक तो रेडिएशंस और एक मैटर। जब भी हम रेडिएशन की बात करेंगे समझ लेना हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। फोटॉन की एनर्जी, फोटॉन का मोमेंटम, फोटॉन की सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम मैटर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इन जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। किन किन पार्टिकल्स की हम बात करेंगे जब हम मैटर की बात करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, दूसरी बात हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की, तीसरी बात हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की, चौथा जो पार्टिकल है जिसकी हम बात करते हैं वो है अल्फा पार्टिकल, पांचवा जो पार्टिकल है जिसकी हम बात करेंगे वो है बीटा पार्टिकल। ठीक है। छठा एक और पार्टिकल है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं और जो एक पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ये तुमने सुना भी होगा, ड्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो समझ लेना इनके ऊपर न्यूमेरिकल है कोई ना कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन तुम्हें इससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड मिलेगा? फोटॉन से। ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएशन और मैटर, रेडिएशन का मतलब फोटॉन और मैटर का मतलब है पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने मैटर और रेडिएशन को डुअल नेचर के साथ जोड़ना है। अब रेडिएशन है, रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, डुअल का मतलब क्या होता है? 2, जिसके 2 नेचर हो उसको हम बोलते हैं डुअल नेचर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम सारे यहाँ पर बैठे हो, मैं बड़े आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, शांत मन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान लो एक बच्चा आधा घंटा लेट आया तो एकदम मेरा उस बच्चे के लिए बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मैं उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करूँगा,
पहले तो मैं तुम्हें बड़े प्यार से पढ़ा रहा था और अचानक से मेरा बिहेवियर उस बच्चे के लिए चेंज हो गया, तो मेरे अंदर कितने नेचर हो गए? 2 नेचर। एक तो प्यार से पढ़ाने वाला नेचर और एक गुस्सा करके पढ़ाने वाला नेचर। ये मेरे अंदर की प्रॉपर्टी तो है, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। ठीक है, 2 से ज़्यादा नेचर भी हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के नेचर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेडिएशन के नेचर की और मैटर के नेचर की। रेडिएशन का एक तो खुद का नेचर होता है, जैसा वो है वैसा। अब रेडिएशन का मतलब होता है लाइट, और लाइट की जो फॉर्म होती है वो वेव फॉर्म होती है, वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो एक तो रेडिएशन वेव नेचर को शो करता है, जो इसका खुद का नेचर है। वेव नेचर इस रेडिएशन का खुद का नेचर है, लेकिन कई बार ये जो रेडिएशन है ना, वो अपने नेचर के ठीक अपोजिट नेचर में एक्ट करता है। मतलब कई बार ये रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर जो उसका खुद का नेचर है, और एक है पार्टिकल नेचर जो उसका खुद का नेचर है ही। ठीक, उसी तरीके से मैटर के भी 2 नेचर होते हैं, एक तो वो खुद का नेचर शो करता है। मैटर क्या होता है? फोटोन या पार्टिकल? पार्टिकल्स। जब भी हम मैटर की बात करते हैं, हम उसके अंदर के पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो ये जो मैटर है, कई बार तो वो अपना खुद का नेचर यानी पार्टिकल नेचर को शो करेगा, और कई बार अपने नेचर से ठीक अपोजिट नेचर में वो एक्ट करेगा। मतलब कई बार ये मैटर वेव नेचर को भी शो करता है, जो उसका खुद का नेचर है ही नहीं। तो यहाँ पे रेडिएशन के 2 नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तो रेडिएशन का खुद का नेचर होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर की तरह वो बिहेव भी करता है कई बार। उसी तरीके से मैटर के भी 2 नेचर होता है, एक तो उसका खुद का पार्टिकल नेचर जैसा वो है, और एक इस पार्टिकल नेचर के बिल्कुल अपोजिट वेव नेचर। कई बार मैटर वेव नेचर को भी शो करता है। तो हमें इन्हीं चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर है सारी बातें? अब मैं तुम्हें करवा रहा हूं पहला टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। और इसी से रिलेटेड होंगे आगे 4-5 डेफिनेशंस। अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। मान लो हमने एक एटम बना लिया, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये है पहला सेल, ये है दूसरा सेल, ये है तीसरा सेल, और ये है nth सेल। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन तो है पहले सेल के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस सेल के अंदर, और तीसरा इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटरमोस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन आउटरमोस्ट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सारे को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब हमें यही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो बाउंडेड कब होता है और वो फ्री कब होता है, हमें ये चीज पढ़नी है। एक चीज केमिस्ट्री में आती है, E is equal to -13.6 divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ये केमिस्ट्री का है फॉर्मूला। अब यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब मैं पहले सेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दूसरे सेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तीसरे सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये nth सेल है, nth सेल, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है पहले सेल के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन है nth सेल के अंदर। इन दोनों की एक एनर्जी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं n is equal to 1 के लिए देखता हूँ। n is equal to 1 का मतलब है पहले सेल की एनर्जी कितनी हुई? E is equal to -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हुई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी? ये एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब
ये नेगेटिव एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने नहीं देती। ये नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब है कि ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस के बाहर घूम सके। ये नेगेटिव का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी है कितनी, -13.6। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना हो तो मुझे कम से कम इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की हमने बात की, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, बहुत टाइटली बाउंड है। अब तो मुझे बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉन है n=1 सेल में, एक इलेक्ट्रॉन है n=2 सेल में, एक इलेक्ट्रॉन है n=3 सेल में। सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? n=1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होगा, क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं n=2 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा कम टाइटली बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी कम है। अगर मैं n=3 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा और कम टाइटली बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी और कम होगी। मानते हो? लेकिन अगर मैं आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ इतना टाइटली बाउंड नहीं होता। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? अब वो रीजन सुनो। एक तो मैं बात करता हूं इस न्यूक्लियस की, एक मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रॉन की, एक मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना कोशिश। लेकिन साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या रिपेल करने की कोशिश करेगा? बताओ। ये जो प्रोटॉन्स इसके अंदर भरे पड़े हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद सम अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन उसी टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या रिपेल करने की कोशिश करेंगे? रिपेल, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है, एक तो रीजन यही होता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। दूर होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी लगभग 0 को अप्रोच करेगी। मतलब इसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी होती नहीं। नेगेटिव एनर्जी अगर होती है तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी के साथ चाहे वो कितनी ही कम नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन होती है इसके पास एनर्जी, बेशक कितनी ही कम नेगेटिव क्यों ना हो, वो उतनी कम नेगेटिव एनर्जी के साथ ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्रीली घूमता रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी नेग्लिजिबल है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना चाहता हूं तो मुझे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी कम से कम। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना चाहता हूं, लेट कर लिया मैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहता हूं, तो मुझे तो एनर्जी थोड़ी सी ही देनी पड़ेगी। थोड़े से एनर्जी का इसको जब दो, ये इलेक्ट्रॉन उस थोड़ी सी एनर्जी को गेन करेगा और अपने सेल को छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। दो रीजन बताया मैंने, एक तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, नेगेटिव एनर्जी वैसे ही कम है। दूसरा रीजन क्या है? ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करेंगे। मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं और वो भी अवे, जिसके कारण इसकी नेगेटिव एनर्जी कम होती है और वो रिपल्सिव फोर्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको फ्री करवाना बहुत आसान है। अगर मैं थोड़ी सी भी एनर्जी किसी भी तरीके से इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा।
लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी इस इनरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को या इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर देता हूं ना, तो वो अपने सेल को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो मुझे मतलब है इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से। अब मैं सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। मान लो ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल है, लेकिन ये बना लिया मैंने आउटर मोस्ट सेल। ये है इलेक्ट्रॉन। मेरा इस चैप्टर में काम क्या होगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना चाहता हूं, एक्साइट करवाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत कम है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है अवे की तरफ, इसलिए ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से एक्साइट करवाना बहुत आसान होता है। तो मेरा मेन इंटेंशन है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना। इसके 4 तरीके हैं, 4 तरीके। पहला तरीका है थर्मियोनिक एमिशन। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है फील्ड एमिशन। तीसरा तरीका है सेकेंडरी एमिशन। और चौथा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये 4 तरीके ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम इस आउटरमोस्ट सेल के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक, थर्मियोनिक का मतलब होता है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है चीज को गर्म करना। और जैसे कि तुमने डेली लाइफ में एक चीज देखी होगी, लोहा है, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, कील है ये। इस लोहे के इस सिरे को पकड़ के अगर मैं इस सिरे को अगर गर्म कर दूं, तो ये वाला जो सिरा है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाता है ना। वो लाल क्यों होता है हम उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये वाला पोर्शन लाल हो जाता है। ठीक है, क्यों लाल होता है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी वही बात है, ये एटम आइसोलेटेड स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये एटम किसी ना किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा, मॉलिक्यूल किसी ना किसी पार्टिकल के अंदर होगा, पार्टिकल से ये एक मैटर बनता है। तो मान लो ये वो मैटर है जिसके अंदर ये वाला एटम है। अब ये मैटर है, इसको मैं कर दूंगा गर्म। मान लो ये लोहा है, लोहे को मैंने गर्म कर दिया, तो ये सारा का सारा हो गया रेडिश। ठीक है, गर्म करने का मतलब है इसके अंदर के पार्टिकल्स मैंने गर्म कर दिए। अंदर के पार्टिकल्स गर्म करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स गर्म कर दिए। मॉलिक्यूल्स गर्म करने का मतलब है एटम गर्म कर दिया। और एटम गर्म होगा तो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स भी तो एनर्जी को गेन करेंगे। अगर ये एनर्जी को गेन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल के अंदर स्टेबल नहीं रह सकता। हाँ, ये फ्री है, लेकिन इतना फ्री है कि वो अपनी मिनिमम एनर्जी के साथ अपने सेल के अंदर रह सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर ये एनर्जी को गेन कर देगा ना, थोड़ी सी भी एनर्जी को, उसी टाइम वो एनर्जी को गेन करके निकल जाएगा। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैं इसको थर्मल हीट दे रहा हूँ, ये एनर्जी को गेन करेगा। फिर उसके बाद ये अपने ही सेल के अंदर रहकर ऐसे करेगा, एक्सेलरेट करेगा या वाइब्रेट करेगा। कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, ये तरीका है पहला, थर्मियोनिक एमिशन। किसी भी आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को एक अमाउंट में एनर्जी देकर उस इलेक्ट्रॉन को वहां से एक्साइट करना। ठीक है, दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वही बॉडी है, अब मैं इसको गर्म नहीं करता, इस बॉडी को उठा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। मान लो ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको तो मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट को मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी को मैंने दो प्लेटों के बीच में रख दिया और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब क्या है, इस पूरी बॉडी को उठा के मैंने इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके एनर्जी को गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबल रह नहीं सकते, अपने सेल में रह के वो वाइब्रेट करेंगे। कुछ देर तक वाइब्रेट करने के बाद वो अपने सेल को छोड़ के चले जाएंगे।
तो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखने से इसके जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे, अपने सेल से एक्साइट कर जाएंगे। ऐसा जो एक्साइटेशन होता है, ऐसे एक्साइटेशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का तरीका। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन मैंने एक एग्जांपल बताया था पीछे। मान लो एक कंचा है, एक कंचा यहां पर पड़ा हुआ है, एक दूसरा कंचा मेरे हाथ में है, मैंने निशाना लगाया उस कंचे के ऊपर। जैसे ये कंचा उस कंचे के ऊपर गिरेगा, वो जो कंचा था वो तो चला जाएगा उस तरफ, और जो कंचा मैं फेंक रहा हूं वो चला जाएगा इस तरफ। यानी एक कंचे ने दूसरे कंचे को डिस्प्लेस कर दिया, यही मतलब है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको अपनी जगह से हटाना चाहता हूं, अपने सेल से हटाना चाहता हूं, एक्साइट करवाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ किसी हाई वेलोसिटी के साथ मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालूंगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इसको फायर किया। ये इलेक्ट्रॉन अगर v वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो अपने साथ एनर्जी लेकर आ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जैसे ही इसकी एनर्जी और इसका मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, वो हो जाएगा अनस्टेबल, अपने ही सेल के अंदर रहकर वो करेगा वाइब्रेट, और कुछ देर के बाद अपने सेल को छोड़ के चला जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो टेक्निक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन। पता चला? तो थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन, ये मैंने तुम्हें बताया। अब जो मेन बात है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके बारे में हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। हमारा मेन काम यहीं से शुरू होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता क्या? फोटो, फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब है कनेक्शंस, बिजली के कनेक्शंस। एमिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। मतलब बिजली के कनेक्शंस करो, लाइट डालो, लाइट के अंदर जो फोटोन्स है वो एनर्जी को लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एनर्जी गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाएगा। लाइट की हेल्प से आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का टेक्निक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। ठीक है, हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकालने का टेक्निक थर्मियोनिक, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालने का टेक्निक फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकालने का टेक्निक सेकेंडरी एमिशन, लेकिन लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकालने का टेक्निक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अब मान लो ये न्यूक्लियस है और ये है आउटर मोस्ट सेल और ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मान लो ये कोई भी एक बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइट तो निकल के आएगी ना। लाइट के कोरिस्पॉन्डिंग तीन चीजें हम पढ़ते हैं। पहले तो ये है कि ये जो लाइट आएगी, इस लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि लाइट वेव की फॉर्म में आती है और वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी चीज जो इस लाइट के अंदर होती है वो होती है वेवलेंथ, क्योंकि लाइट होती है वेव की फॉर्म में, और वेव की फॉर्म में अगर लाइट होगी तो दो वर्ड्स तो होंगे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइट की वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तीसरी चीज जो निकल के आती है इस लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फोटॉन्स, फोटॉन्स एनर्जी को कैरी करते हैं, फोटॉन्स मोमेंटम को कैरी करते हैं। ये मैंने तुम्हें शुरुआत में बता दिया। अब तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 0 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, एक तो तुम लगाते हो 0 वाट का बल्ब, एक लगाते हो तुम 100 वाट का बल्ब, किसका फर्क होता है? किस चीज का फर्क है? ब्राइटनेस का फर्क होगा या नहीं होगा? होगा ना। जो 0 वाट का जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी, और एक 100 वाट का बल्ब है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी ना। तो तुम मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या कोई भी फ्रीक्वेंसी आके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरे?
कितने ही नंबर फोटॉन्स आके इसके ऊपर गिरे, किसी भी वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर गिरे, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। वही बात है, तुम पेपर देते हो, 100 नंबर का पेपर है, एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी तो होता है कि अगर 33 नंबर आएंगे तभी तुम पास कहलाओगे, 32 आ गए तो फेल, 34 आ गए तो पास। मतलब डिफरेंस किसका है? एक ही नंबर का है। 32 आ गए तो फेल, 33 आ गए तो पास। वही बात है यहाँ पर भी। वो जो 33 नंबर है ना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो तुम्हें पास होने के लिए मिनिमम से मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को अटेन करना ही पड़ेगा। वही सेम बात यहाँ पर है। अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना चाहते हो तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हें देनी पड़ेगी। ये जो वेवलेंथ है इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को देनी ही पड़ेगी। और ये जो फोटॉन्स है इसकी जो एनर्जी है उसकी भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। ठीक है। अब लाइट है, लाइट के अंदर तो बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं ना। एक तो मैंने यहां पर बोला है तुम्हें 0 वॉट का बल्ब, और एक मैंने तुम्हें यहां पर बोल दिया 100 वॉट का बल्ब। मैंने किसका फर्क बताया दोनों के अंदर? ब्राइटनेस का। इसकी ब्राइटनेस क्या है? इसकी ब्राइटनेस तो है लो, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या है? इसकी ब्राइटनेस है हाई। फिजिक्स में ब्राइटनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक बल्ब ऐसा है जिसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत कम निकाल रहा है। ठीक है। एक बल्ब ऐसा है जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा निकाल रहा है। ठीक है। मान लो ये जो 0 वॉट है इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं 10, लेकिन इसके अंदर निकलेंगे 1000। ठीक है। ये फर्क है 100 वॉट के बल्ब और 0 वॉट के बल्ब में। 0 वॉट का बल्ब इसकी ब्राइटनेस कम है तो इसके अंदर से निकलने वाले फोटॉन्स भी बहुत कम होंगे। 100 वॉट का बल्ब है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है तो इसके अंदर से निकलने वाले फोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है। तो एक नया कंसेप्ट यहां पर आता है। एक तो 10 फोटोन निकल रहे हैं और एक 1000 फोटॉन्स निकल रहे हैं। क्या इन दोनों की एनर्जी सेम होगी क्या? यहां पे 10 फोटॉन्स निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी 10 के 10 की सेम होगी। ठीक है। लेकिन यहां पर जो 1000 फोटॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस फोटोन की एनर्जी और इस फोटोन की एनर्जी सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं। दोबारा सुन लो, घूम फिर के बाद अगले लेक्चर के अंदर फिर आएगी। ये 10 फोटॉन्स निकल रहे हैं, 10 के 10 फोटॉन्स की एनर्जी सेम रहती है। एक सोर्स में से अगर 10 फोटॉन्स निकल रहे हैं ना तो 10 के 10 फोटॉन्स की एनर्जी सेम रहती है। लेकिन दूसरे सोर्स में से 1000 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो इस 1000 के 1000 फोटॉन्स की एनर्जी सेम रहती है। लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 0 वॉट के अंदर से निकलने वाले फोटोन की एनर्जी और 100 वाट के बल्ब के अंदर से निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी सेम हो। सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये बल्ब बना कैसे है, क्वालिटी क्या है इसकी, उस चीज के ऊपर। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ 2 बात पकड़नी है। एक बल्ब की ब्राइटनेस अगर कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो भी कम है। एक बल्ब की अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो भी ज्यादा है। 10 फोटॉन्स इसके अंदर से निकल रहे हैं तो 10 की फोटॉन्स की एनर्जी सेम है। 1000 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो 1000 के 1000 फोटॉन्स की एनर्जी सेम है। ठीक है। कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, तुम बताओगे। मान लो यहां पे ये चेयर है, ठीक है, एक वो लगा लो बेंच है, यहां पे एक चेयर लगी हुई है और यहां पर तुम पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। वो एक टेबल बेंच है, तुम यहां पर स्टडी कर रहे हो। एक बल्ब तो ठीक तुम्हारे ऊपर सीलिंग में लगा हुआ है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, आसानी से तुम पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इस बल्ब को दूर कर दूं तो जो लाइट तुम्हारे पास आएगी उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस बल्ब को मैंने और दूर कर दिया तो तुम्हारे पास आने वाली लाइट की ब्राइटनेस और कम हो गई या और ज्यादा हो गई? कम हो गई। अगर तुम सोर्स ऑफ लाइट को अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पास लेके आओगे तो ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा।
ब्राइटनेस ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, ज्यादा। कभी भी कंसेप्ट के अंदर आ जाए, ग्राफ के अंदर आ जाए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाओ, तो सोर्स को एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पास करना। अगर तुम इस सोर्स को एक्सपेरिमेंटल सेटअप से दूर लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम ब्राइटनेस क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ब्राइटनेस कम करने का मतलब तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना और घटाना मेरी हाथ में है। सोर्स को पास कर दोगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। सोर्स को दूर कर दोगे, ब्राइटनेस घट जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी घट जाएंगे। और अगर तुम सोर्स को ऑफ कर दोगे तो लाइट आएगी या लाइट आना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और अगर लाइट ही नहीं आएगी यहाँ तक, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये सोर्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पास भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। सारे मैंने बता दिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने होंगे वो उसकी ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। पास लेके आओगे ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। दूर लेके जाओगे ब्राइटनेस घटेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी घटेंगे। सोर्स को ऑफ कर दोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर? अगले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें कंडीशंस बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम इस लाइट को देंगे या इसको इलेक्ट्रॉन को देंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। हम अगले लेक्चर के अंदर वर्क फंक्शन के बारे में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में और फोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो वर्क फंक्शन कि वर्क फंक्शन होता क्या है, और एक हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे फोटॉन्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और दिक्कत यहाँ पर, तो आज हम यहाँ तक करते हैं। आगे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा और इससे रिलेटेड 3 ग्राफ होंगे और उसी के ऊपर होंगे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है।